देखिए हम आपको बता दें प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय संस्कृत के ऐतिहासिक स्रोत, इसके विषय में हम बता रहे थे आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृत जानने के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। उनमें हमने दो तथ्यों को लिया। नंबर एक क्या है? पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और नंबर दो में क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तो ये दो प्रमुख स्रोत हैं। जिस प्रकार से धन के अर्जन के लिए स्रोत होते हैं, ज्ञान के अर्जन के लिए स्रोत होते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय संस्कृत व इतिहास जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। उनमें इतिहासकारों ने दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। नंबर एक पुरातात्विक स्रोत और नंबर दो साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखेंगे, जैसे वर्तमान समय में पुरातात्विक का क्षेत्र काफी व्यापक है। वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गार्डन कैंट के शब्दों में भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। लाल के अनुसार पुरातत्व विज्ञान की वो शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। तो इन दोनों विद्वानों ने ये बताया है कि पृथ्वी के गर्भ माने नीचे पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को, जो पृथ्वी के अंदर जो सामग्रियां हैं, खुदाई में जो प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो खुदाई में प्राप्त हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? अवशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेष। तो गार्डन कैंट ने इस तथ्य को यूं कहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव की क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। क्या है? भौतिक अवशेषों। अवशेष माने जो बच गए, अवशेष माने जो बच गए, और अवशेषों के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत के तात्पर्य है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री है और उस सामग्री को भौतिक अवशेषों के माध्यम से इतिहास जानने के स्रोत है। एक कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में जो अवशेष, जो सामग्री में सोने से थोड़ी बड़ी बच गई, पृथ्वी के नीचे पड़ी है, उसके माध्यम से मानव की क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। हम अंदाजा करते हैं, हम अनुभव लगाते हैं कि अगर ये पोटली मिली है, सिंधु सभ्यता में पोटली मिली है, तो इसका तात्पर्य ये है कि उस समय के लोग पोटली हाथ धोना जानते हैं। अगर स्नानागार मिला तो इसका तात्पर्य ये है, हम उससे ये तैयारी करते हैं, अंदाजा लगाते हैं उस अवशेष से कि उस समय की जो सभ्यता थी वो स्नानागार से परिचित थी। जो सड़कें चौराहे दूसरे को समुद्र पर काटती हुई मिली है, उससे हम ये अनुभव करते हैं उस समय के व्यक्ति जो थे सुशिक्षित थे, उनकी जो नगर योजना थी व्यवस्थित, समझे ना। तो इस प्रकार से अवशेषों और पुरातत्व के क्षेत्र अत्यंत व्यापक, अब पुरातत्व का क्षेत्र व्यापक हो गया है, जिसके अंदर मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही ये मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का प्रमुख साधन है। क्रमबद्ध माने सीरियल से, क्रमबद्ध माने सीरियल से कि मनुष्य, देखिए मनुष्य बनने में काफी समय लगा। आज भी व्यक्ति रहता है, उस समय से डेवलप करते आज डेवलपमेंट क्षेत्र में आ गया। व्यक्ति आज से हवाई जहाज से बाहर कंप्यूटर के क्षेत्र में आ गया है, ठीक है। तो हम इस पुरातत्व से ये अंदाजा लगाते हैं कि उस समय के प्राणी कितने विकसित थे, इस समय के प्राणी कितने विकसित थे, ये भी एक हम क्रम से अध्ययन करते हैं। क्रम सीरियस। अतः पुरातत्व
के अध्ययन क्षेत्र में ही हम सांस्कृतिक की व्याख्या का प्रमाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं। इससे सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। इसलिए पुरातत्व का क्षेत्र आज व्यापक हो गया। क्या हो गया? व्यापक हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों सापेक्षिक रूप से अधिक प्रमाणिक सापेक्षिक रूप से अधिक प्रमाणिक है और इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख विधा, मुद्राएं, स्मारक, अवशेष, ब्रह्मांड मूर्तियां और चित्र आते। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं पर काट डालते हैं। जैसे अभिलेख, क्या वह अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम इसको देखेंगे पहले। हाँ, अभिलेख अगले को देखिए, शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। इसी प्रकार अन्य स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, मूर्तिलेख आदि कहा जाता है। प्राचीन भारत पर काट डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत में मिलते हैं, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा नहीं। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय की प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, उस समय हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था। पाली थी, प्राकृत थी और संस्कृत भाषा। तो जाहिर बात है जिस समाज में जो भाषा होगी उसी भाषा में उस समाज की बात की जाएगी। जैसे हम लोगों को पढ़ाते हैं भाषा में राजभाषा और राजभाषा। राजभाषा जो होती है वो शासन प्रशासन की भाषा होती है। राजभाषा किसी भी समय जिस देश का शासन होगा उस देश की भाषा को राजभाषा बनाया जाता है। लेकिन राजभाषा वो भाषा है जो जन जन में व्याप्त हो और जन जन के लिए उपयोगी, वो राजभाषा कहलाती है। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु भाषाओं को भी मिल चुका है। जाहिर बात है अगर क्षेत्र तेलुगु या मलयालम या कन्नड़ भाषा में समझती तो कुछ शिलालेख, कुछ अभिलेख उन भाषाओं में भी मिल सकते हैं। अधिकांश अभिलेखों की प्राप्ति जो वाई से दाई को मिलती जाती है। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं। कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी अभिलेखों से तात्पर्य क्या है? जो विदेश में अभिलेख पाए गए, मान लिया यहाँ के राजा का कोई मित्र था, या यहाँ के राजा को वहाँ के राजा ने पराजित किया, या यहाँ के राजा से वो राजा विदेश का राजा पराजित हुआ, तो उस स्मृति को सजीव बनाने के लिए वो अपने देश में भी अभिलेख बनवाता था। क्योंकि मैं भारत के देश को पराजित करके आ रहा हूँ, इस समय में पराजित किया। तो विदेशी अभिलेख जो है वो भी भारतीय इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। वो भी एक जानने का माध्यम है, वो भी भारतीय साहित्य को जानने का माध्यम है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त पार्सिपोलस तथा नक्शोरुस के अभिलेखों में भी प्राचीन भारत का उल्लेख है। ये अभिलेख और दूसरा बिंदु क्या है? स्मारक। दूसरा बिंदु क्या है? स्मारक। अब दूसरा देखिए स्मारक। अब स्मारक की क्या परिभाषा है? प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यद्यपि स्मारक राजनीतिक स्थितियों पर तो विशेष प्रकाश नहीं डालते, किंतु इनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता चलता है। विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता का पता चलता है। तो ये मूर्तियों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से और भग्नावशेषों का मतलब क्या होगा? खंड है। भग्नावशेषों माने खंड है, टूटे हुए मकान,
से भी हम मंदिर, क्योंकि जिस राजा का राज रहा होगा, जो राजा जिस इष्ट में अनुराग रखता होगा, उस इष्ट की वो मंदिर या मस्जिद या स्तूप जरूर बनवाता है। तो वो भी एक प्रमाण देता है कि इस शासनकाल राजा का शासन था या इस राजा के शासनकाल में इस धर्म का प्राचीन या ये धर्म अधिक विकसित था। तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में एक उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता से पता चलता। अब मुद्राएं, तीसरा क्या है? मुद्राएं। तीसरा है मुद्राएं। अब देखिए, प्राचीन भारत का जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। इस पर डालती है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं। सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहास की रचना संभवतः नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि जो मुद्राएं होती हैं वो प्रमाणित होती हैं और विश्वसनीय इतिहास इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि मुद्राओं में कोई बनावट नहीं होती। बनावट इसलिए नहीं होती, जिस राजा का शासनकाल का होगा उसी के द्वारा वो मुद्राएं जारी होती और उस राजा के संवत्सन व संबंधित राजा के चित्र भी मुद्राओं में लिखे होते थे, इसलिए वो अधिक विश्वसनीय है। उसके बाद में क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, पहला क्या था? अभिलेख। क्या था? अभिलेख। दूसरा क्या था? स्मारक। और तीसरा क्या था? तो ये पुरातात्विक स्रोत जानने के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनमें पहला अभिलेख है, दूसरा स्मारक है और तीसरा क्या है? मुद्रा। तीसरा क्या है? मुद्रा है। हरियाणा के स्थान पर भगवानपुरा और पंजाब की जगहों की खुदाई से चित्रित ब्रह्मांड में पीजीडब्ल्यू अवशेष लोह वस्तुओं की वस्तु प्राप्त हुई है। समानता गंगा, यमुना, गोवा एवं उनके पूर्व और उल्लेखित स्थानों में दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। प्रतीत होता है कि स्थान लोह पूर्व अवस्था वाले चित्रित धूसर ब्रह्मांड संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त उत्खनन स्थानों से अनाज प्राप्त हुआ, जबकि पशु बस्तियां बड़ी मात्रा में मिली। ये बस्ती ऋग्वेद में बड़े पशु केंद्रित संस्कृति की पुष्टि कर दी जा सकती है। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों से प्राप्त सामग्री का काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया है, जो अन्य स्रोतों के आधार पर ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्धारण काल में मेल खाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित भूषण भूषभांड के साथ कोडिक उपकरण के प्राप्त किए। तो ये आप अभी तक देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं मुद्रा। कौन कौन? अभिलेख, स्मारक, मुद्रा। कौन कौन? अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं। हाँ, तो हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। अब इसके बाद हम दूसरा कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। हाँ, अब हम साहित्यिक स्रोत पर बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? वैदिक। क्या आता है? वैदिक साहित्य। हाँ, वैदिक साहित्य, ये पहला। वैदिक साहित्य से तात्पर्य है वेदों का साहित्य। वैदिक साहित्य से तात्पर्य क्या है? वेदों का साहित्य। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें हमें ऋग्वेदिक समाज की जानकारी मिलती है। वही दूसरे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है।
इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्षों का इतिहास जान पाते हैं। इन ग्रंथों से आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनके विस्तार या फैलाव, उनकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अर्थात वेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया। दूसरा क्या है? दूसरा बिंदु जो है सूत्र साहित्य। क्या है? सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। हाँ, देखिए दूसरा है सूत्र साहित्य। हमने वैदिक साहित्य के देखा, अब देखेंगे सूत्र साहित्य। क्या देखेंगे? वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का काल आता है। इसका काल आता है सूत्र साहित्य का काल आता है। ये सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात अभिव्यक्त करता है। सूत्रों से मतलब, सूत्रों का मतलब क्या होता है? फार्मूला। सूत्रों का मतलब क्या होता है? हमारे ऋग्वेद में मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र है। मंत्र सूत्र के रूप में एक मंत्र में बहुत सी बड़ी व्याख्या कर दी है। जिस प्रकार से सूत्र होते हैं, फिटकरी का सूत्र होता है, मैथ के सूत्र होते हैं, तो थोड़े से सूत्र में बहुत सी बड़ी बात कहते हैं। ठीक है ना? उसी जैसे उसी प्रकार मंत्रों में सूत्र है और उनको हम क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेकर अपनी बात अभिव्यक्त करता है। सूत्र साहित्य की सहायता से वैदिकोत्तर काल के जीवन को प्रकाश करता है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ 3 प्रकार समझने के लिए वेदांतों की रचना हुई है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विध और विधियों का प्रतिपादन किया गया है कल्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं: श्रोत सूत्र, ग्रोथ सूत्र, खम सूत्र। सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख, गृह सूत्रों में मनुष्य को लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन और धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके बाद सूत्र साहित्य के बाद फिर तीसरा बिंदु जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य। क्या कहते हैं? महाकाव्य। वेदों के बाद महाकाव्यों की परंपरा चली। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और उत्तर काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यद्यपि उनकी मूल कथा की रचना वाल्मीकि ने की तथा बाद में इसका निरंतर विस्तार होता है। इसका अंतिम रूप से संकलन 12वीं सदी में किया गया है। यद्यपि इस कथा की ऐतिहासिकता संदिग्ध है तथा इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डाला गया। महाभारत दूसरा प्रमुख महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की है और इनका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में 4 के साथ किया गया है। यद्यपि मूल कथा ऐतिहासिक है तथा इसमें निरंतर विस्तार किया जाता रहा है और विभिन्न स्वतंत्र कथाओं को एक दूसरे से जोड़कर महाकाव्य का रूप दे दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता। क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। हाँ, प्रारंभिक नाम इसका था जय संहिता। और उसके बाद जो बाद में बदलकर भारत हो गया। क्या हो गया? पहले क्या नाम था? जय संहिता। बाद में क्या हो गया? भारत। और क्योंकि इसमें भारत महसूस कथा थी, यही भारत अंतः महाभारत के रूप में सामने आ गया। क्या गया? महाभारत के रूप में सामने। तो अभी तक आप देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत। क्या पढ़ रहे थे? पुरातात्विक। हाँ, और भारतीय साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। तो आपने देखा प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत। उस ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हमने देखा भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने अवलेख। क्या देखे? अवलेख देखे। उसके बाद क्या देखा? फिर क्या देखा?
हाँ क्या देगा? हाँ ये पहला, ये पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, स्मारक और दूसरा क्या था? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य, शूद्र साहित्य और महाकाव्य। वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और शूद्र साहित्य में वो सूत्र है, वो श्लोक है, जो सूत्र रूप में उसके सारे व्याख्यान समाहित है, जिससे भी हम पता लगा लेते हैं। और तीसरा क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य बड़े ग्रंथ हैं जो उस समय के तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख करते हैं। महाभारत के अंतर्गत रामायण और महाभारत, रामायण सबसे पहले किसने लिखी? महाभारत, ठीक है। और वो मूल ग्रंथ, और महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। किसने लिखा? वेद व्यास। महाभारत का पहला नाम क्या था? जयशंकर। क्या नाम था? उसके बाद फिर क्या नाम पड़ा? भारत। और अधिक विस्तृत होने के कारण भारतीय राजाओं का अधिक उल्लेख होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? महाभारत। क्या नाम हो गया? महाभारत। जैसे जो ग्रंथ अधिक बड़ा हो जाता है उसमें हम महा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे मानो महा, ठीक है ना? तो महा से तात्पर्य है कि बड़ा, महा से तात्पर्य है बड़ा, आचार्य, राजा, ठीक है ना? उसी प्रकार से मानो महा। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय संस्कृति के साहित्यिक स्रोत, इनके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं तथा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य, शूद्र साहित्य व महाकाव्य प्रयोग